सर्दियों में एलपीजी की कमी से गैस बहरान मजीद बढ़ने का खदशा है। ज़राए के मुताबिक नवंबर के मुकाबले दिसंबर में एलएनजी की फ्राहमी में 83 MMCFD कमी का तखमीना लगाया गया। गैस बहरान से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। सर्दियों में एलएनजी की कमी से गैस बहरान मजीद बढ़ने लगा है। ज़राए के मुताबिक नवंबर के मुकाबले दिसंबर में एलएनजी की फ्राहमी में 83 MMCFD कमी का तखमीना लगाया गया है। गैस बहरान से शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो जाएगा। सर्दियों में एलएनजी की कमी से गैस बहरान मजीद बढ़ने का खदशा है। नवंबर के मुकाबले दिसंबर में एलएनजी की फ्राहमी में 83 MMCFD कमी का तखमीना लगाया गया। ज़राए का ऐसा बताना है नवंबर के मुकाबले जनवरी में एलएनजी की फ्राहमी में 19 MCFD कमी का तखमीना लगाया गया। ज़राए का ऐसा बताना है दिसंबर के मुकाबले जनवरी में एलएनजी की फ्राहमी में 64 MMCFD इजाफे का तखमीना लगाया गया। रवामा नवंबर में एलएनजी की फ्राहमी का तखमीना 959 MMCFD लगाया गया था। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं अवैस कियानी से। जी अवैस, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? में जो एलएनजी की कमी से गैस बहरान मजीद बढ़ने का खदशा है। नवंबर के मुकाबले में दिसंबर में एलएनजी की फ्राहमी में 83 MMCFD कमी का तखमीना लगाया गया है। नवंबर के मुकाबले में जनवरी में एलएनजी की फ्राहमी में 19 MCFD जो कमी से जो है तखमीना लगाया गया है। दिसंबर के मुकाबले में जनवरी में एलएनजी की फ्राहमी में 64 MMCFD इजाफे का तखमीना है। रवामा नवंबर में एलएनजी की फ्राहमी का तखमीना 970 MMCFD के करीब है। दिसंबर में एलएनजी की फ्राहमी का तखमीना 886 MMCFD है। सही अवैस कियानी, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। गरीब की सर्दियां ठठरते गुजरेंगी। सर्दी आते ही लकड़ी की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। टाहली, आम और सफेदे की लकड़ी महंगी हो गई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम खान से। जी इब्राहिम, कीमत में इजाफा हो रहा है, वहीं पर घरों में जलाने वाली लकड़ियों की कीमतों में भी जो है वो फीमन इजाफा होता जा रहा है। मजीद हम बात करें कीमतों के हवाले से तो टाली, आम और सफेदे की लकड़ियां जो कि घरों में इस्तेमाल होती हैं उसकी कीमत में फीमन 100 रुपये का जो है वो इजाफा हुआ है। कीमत की 300 रुपये से बढ़कर अब 400 रुपये हो गई है। मजीद हम बात करें किक्कर की लकड़ी की कीमत के हवाले से तो वो भी 550 रुपये से बढ़कर 650 रुपये जो है वो हो गई है। सूखी टाली की लकड़ी भी इसी तरह से 600 रुपये से बढ़कर 650 रुपये जो हो गई है। मजीद हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भाईजान क्या कहेंगे, कीमतों में कितना इजाफा हुआ? ये पहले 300 रुपये माना है, 400 रुपये विकती पई है। ये डैम है, ये तलूर की लकड़ है, ये 650 विकती पई है। पहले 550 रुपये आई, ये 300 रुपये आई, और 400 रुपये विकती पई है। क्यों महंगी हो गई? इसलिए महंगी है, कारोबार क्या नहीं डैम महंगी क्यों हो रही है? महंगी इंगल दीदी भाई गैस शार्ट है, तांगल महंगी बिकती भाई, कारोबार है क्या ना तांगल वे अंदर घर वो बिल लकड़ भाई 650 रुपये माने इलेंद्र अली भाई है। ठीक है जी, बिल्कुल जी, कारोबार नहीं है, कीमतों में इजाफा हो रहा है जिसकी वजह से कारोबार भी इनका जो है वो मुतासिर हो रहा है। मजीद एलपीजी में भी जो है एलपीजी की कीमत भी जो है मार्केट में ज़्यादा महंगी बिक रही है, जिसकी वजह से लोगों का रुझान जो है लकड़ियों की तरफ जा रहा है। लोग घरों में लकड़ियाँ लेकर आ रहे हैं और जला रहे हैं, लेकिन लकड़ियों की कीमतों में भी जो है वो इजाफा होता जा रहा है। तो यही सूरत हाल है कि इस वक्त लकड़ियों की कीमत में भी फी मन 100 से 150। इब्राहिम खान, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। केहरोड़ पक्का में भी खाद के जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर नईम बशीर के स्पेशल ब्रांच की इत्तला पर केहरोड़ पक्का के 3 इलाकों मुल्तानी वाला, चरवाहा और दीगर इलाकों में छापे मारे गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आशिक हुसैन से। जी आशिक हुसैन, गवर्नमेंट के नरखों से ज़्यादा रेट पर खाद फरोख्त करने वाले जो डीलर हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर नईम बशीर महकमा ज़राअत के अफसरान के हमरा शहर के मुख्तलिफ जो इलाका जाते हैं वहाँ पर छापे मार कर जो है वो खाद जो है वो बरामद कर रहे हैं। इस वक्त भी मुल्तानी वाला पर जो है वो छापा मारा गया है। असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। जी सर, बताइएगा कितनी खाद बरामद की गई? जी बिल्कुल, क्या रोड पक्का में हमें रिपोर्टिंग हो रही थी कि खाद ज़्यादा प्राइसेस पे बिक रही है। मुल्तानी वाला में हमने छापा मारा है, हमें यहाँ से तकरीबन कोई 900 के करीब जो हैं वो यूरिया की बोरियां मिली हैं और 1400 के करीब हमें डीएपी की बोरियां मिली हैं और ये ज़्यादा रेट पे बिक रही थी। हमने फिर यहाँ पे एक सेल पॉइंट बना दिया पूरी, ये आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये हमने बैनर भी लगा दिया। यहाँ से तमाम जो किसान भाई हैं हमारे आके सरकारी नोटिफाइड रेट पे, कंट्रोल रेट पे अपना ले सकते हैं खाद, यूरिया भी ले सकते हैं और डीएपी भी ले सकते हैं। और मैं आपके चैनल के थ्रू ये बताना चाहूँगा शहरियों को कि जहाँ पे भी आपको पता लगता है कि किसी ने होर्डिंग की हुई है या किसी के पास
खाद मौजूद है लेकिन वो आपको सेल नहीं कर रहा, रिफ्यूज़ल हो रहा है या ज़्यादा प्राइस पे दे रहा है, तो वो काइंडली एसी ऑफिस से रब्ता करें। मेरा नंबर, मेरे ऑफिस का नंबर सब लोगों के पास मौजूद है ताकि हम आप लोगों की हेल्प कर सकें। थैंक यू। जी, जैसा कि यहाँ पर छापा मारा गया है तो यहाँ पर 900 जो है वो सोना यूरिया और 1400 के करीब जो है वो डीएपी की जो खाद है वो बरामद की गई है। और यहाँ पर हुकूमत ने जो है वो यहाँ पर बोर्ड लगाया हुआ है, असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ पर कंट्रोल जो रेट है उस पर जो है किसानों को यहाँ पर खुद अपनी निगरानी में गोदामों जो है पर छापे मारे गए हैं। आशिक हुसैन, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। डीएपी की बढ़ती कीमतों से शहरी खासे परेशान हैं। किसान तैयार हो जाएं, डीएपी की एक बोरी से किसान भरपूर फायदा उठा सकते हैं। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं अली रियाज से। जी अली, की काश का वक्त आ गया, लेकिन सबसे अहम बात यह है जिसकी वजह से काश्तकार खासे परेशान है, वो ये है कि आए रोज डीएपी की कीमत में इजाफा होता चला जा रहा है। डीएपी की जो कीमत है वो इस वक्त इस इंतहा को पहुंच चुकी है, काश्तकारों के लिए उसको खरीदना खासा मुश्किल हो गया। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि डीएपी की एफिशिएंसी को काश्तकार किस तरह इस्तेमाल करे और कम डीएपी के जरिए से ही अपनी ज्यादा पैदावार किस तरह हासिल करे। तो मेरे साथ मौजूद है एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट के चेयरमैन डॉक्टर लाबर साहब। इस वक्त डीएपी की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब वक्त है कि हम डीएपी की जो खाद की बोरी है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा दें या उसकी अफादियत बढ़ा दें। उसके लिए हमें जो है वो सोचने की ज़रूरत है। अगर कोई काश्तकार अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसके लिए ये है कि अगर वो एक बोरी डीएपी इस्तेमाल कर रहा है तो उसको थोड़ा सा 2 किस्तों में या 3 किस्तों में डाल दे। कुछ बिजाई के वक्त डाले क्योंकि जड़ें बनाने में इसका पूरा किरदार होता है। फिर उसको फ़र्ज़ किया 20 किलो उसने बिजाई पे डाल दी है तो बाकी जो 30 किलो है उसको 15 किलो पहले पानी पे और 15 किलो दूसरे पानी तक डाल दे। काश्तकार जो है, जो हमारा कुदरती और पुराना तरीका जो है गोबर की खाद के साथ भी दीगर खादों को इस्तेमाल करें, इससे न सिर्फ वो कम से कम अपने खर्चा बचा सकेंगे बल्कि सबसे अहम बात इससे ये होगी कि डीएपी की बढ़ती कीमतों के पेश नज़र अपनी पैदावार भी ज्यादा हासिल कर सकेंगे। सही अली, शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कोट अदू गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल अहमद खान वाला को जाने वाला रास्ता बंद करने पर स्कूल के बच्चों और वालिदैन का प्ले कार्ड उठाकर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज जारी है। आपको बता रहे हैं कोट अदू में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल अहमद खान को जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है। स्कूल का रास्ता बंद करने पर तलबा और वालिदैन प्रेस क्लब के सामने एहतजाज कर रहे हैं। तफसीलात जानते हैं तैमूर अतर से। जी तैमूर, बताइएगा मुजाहिरीन के क्या मुतालबात हैं? गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल अहमद खान वाला है जिसका जो रास्ता था उसको बहुत सारे अफराद ने बंद कर दिया है। रास्ता बंद होने पर स्कूल के जो तलबा है और उनके जो वालिदैन हैं वो प्रेस क्लब कोटदू के सामने सरापा एहतजाज उन्होंने रैली निकाली और बच्चों ने हाथ में प्ले कार्ड भी उठा रखे थे। थाना चौक से ये रैली होती हुई डीएसपी ऑफिस तक गई है। जो मुजाहिरीन है, बच्चों के वालिदैन है, उनका कहना है कि बहुत सारे अफराद ने स्कूल को जाने वाला जो रास्ता था इसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया और अब स्कूल को जाने का कोई मुतबादल रास्ता भी नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों को स्कूल जाने में काफी मुश्किलात का सामना होता है। जो बात सर फैमिली का बताया जा रहा है, सुमरा फैमिली है जिन्होंने ये रास्ता बंद किया गया है और इस वक्त जो सरापा एहतजाज इनका मुतालबा है वज़ीर आला पंजाब और जिला इंतजामिया से कि कोई मुतबादिल रास्ता नहीं है। बहुत शुक्रिया तैमूर अतर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जनूबी पंजाब के सबसे ज्यादा 95 मौजूआत वाली तहसील जतोई में गुज़श्ता 10 दिन से तहसीलदार तैनात ना हो सका। काम के सिलसिले में आने वाले साइलिन मायूस होकर वापस लौटने लगे हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तहसील जतोई कम्प्लेक्स में और यहाँ पर जो है जो साबका तहसीलदार थे राणा यूनुस वो रिटायरमेंट हो चुके हैं और उनकी जो रिटायरमेंट है उसको तकरीबन 10 से 12 दिन गुजर चुके हैं। तो ये मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो इस वक्त जो है ये तहसीलदार का ऑफिस है, ये खाली पड़ा। यहाँ पर कोई भी स्टाफ मौजूद नहीं है, कोई रहनुमाई करने वाला मौजूद नहीं है और साइल यहाँ पर आए हुए हैं, बड़ी दूर दूर से साइल आए हुए हैं जिन्होंने अपनी अराजी के जो मसाइल है इंतकालात के हवाले से जो है वो यहाँ आके जो है तहसीलदार से हल करवाने थे। लेकिन 10 दिन का अरसा गुजर चुका है, यहाँ पर तहसीलदार तैनात ना किया गया, जिससे जो है यहाँ पर काम करवाने के लिए आने वाले साइलिन परेशान है। वो यहाँ पर घंटों खड़े रहते हैं लेकिन उनकी कोई भी यहाँ पर सुनवाई नहीं होती और ना ही यहाँ पर जो है इंतजामिया की जानिब से कोई असिस्टेंट या उनका पीएन या कोई क्लर्क जो है उसको तैनात किया गया है जो इन लोगों को गाइड कर सके। मेरे साथ एक साहिल मौजूद है, इनसे जानते, बताइएगा कहाँ से आए आप? बस्ती सिटारी से। कितना दिन हो गया? तकरीबन 10-12 दिन हो गए हैं। अच्छा, चक्कर लगा लगा के फिर घर चले जाते हैं, कोई होता भी नहीं है, क्या करें हम। अच्छा, हमारा काम भी नहीं होता, पीछे का काम भी नहीं होता, घर का काम भी नहीं होता, इधर का काम भी नहीं होता। कोई हो तो हमारा काम करे। जो भी आज जहाँ भी आज जाते हैं तहसीलदार नहीं है,
फिर घर का साहिल अजियत में मुब्तला है। वो कहते हैं कि भी घर का काम छोड़कर यहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ पर आते हैं तो तहसीलदार नहीं होता। एक और बुजुर्ग शहरी भी मौजूद है, इनसे जानते हैं। बताइएगा क्या मसला है आपका, किस सिलसिले में आए हैं? फिर थके खड़े हैं, अच्छा 5-7 दिन थी गए सब, फिर थके खड़े हैं। तहसीलदार साहब कहीं नहीं है, सारे पिछू का काम ही सारा बरियान है, इतों का बरियान है। अच्छा हाँ इतना जो अंदर साकू मुड़ी दसे नहीं कोई कहनी है भी या कहीं नहीं खड़ खड़ साडी उत्थे को वाल वेनू शाम थी नहीं वापस वाल वेनू बस सवेर थी नहीं आ वेनू। जी बिल्कुल, साहिल परेशान है। जो सीनियर तहसीलदार है वो उनका ट्रांसफर हो गया, लेकिन 10 दिन से जो है सही नया इमरान, आपका तहसीलदार। शुक्रिया, आप हमें अपडेट। जिला तरक्याती महकमों की तमाम स्कीम्स का भरपूर फिजिकल ऑडिट करने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर ने नाकिस मटीरियल और खुर्दबुर्द में मुलविस कंस्ट्रक्शन कंपनियां ब्लैक लिस्ट करने का हुक्म दे दिया है। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान की सदारत में तरक्याती महकमों का जायजा इजलास हुआ है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं गोहर रहमान से। जी गोहर रहमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान की ज़ेरे सदारत तरक्याती स्कीमों के हवाले से अहम इजलास हुआ है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान की जानिब से जो तरक्याती स्कीमें हैं उनमें नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करने के हवाले से जो खबरें आ रही थी उनका नोटिस भी लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने जो नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करने वाले जो कंट्रैक्टर हैं, गवर्नमेंट कंट्रैक्टर्स, उन्हें भी ब्लैक लिस्ट करने की हिदायत जारी कर दी है। और इसके साथ साथ इस अहम इजलास में ये भी फैसला किया गया है जितनी भी जो तरक्याती स्कीमें हैं मुकम्मल हो चुकी हैं उनका फिजिकल ऑडिट अब करवाया जाएगा। खास तौर पर डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की जानिब से एक जो अहम रोड जो अभी हालिया जो कुछ माह कबल तामीर किया गया है, चुंगी नंबर 14 से लेकर अंसारी चौक तक, उसके हवाले से भी डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की जानिब से जो रिपोर्ट है वो तलब कर ली गई है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान का ये भी कहना था कि तरक्याती मनसूबों में जो शफाफियत है उसे यकीनी बनाया जाएगा और ऐसे अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए और जो गवर्नमेंट कंट्रैक्टर हैं उनके खिलाफ भी पेड एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जो है उनके जो रकम है जो खुर्द की जा रही है तरक्याती मनसूबों में करप्शन के जरिए वो भी वसूल की जाएगी। जी सही गोहर रहमान, आपका शुक्रिया, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। रहीम प्यार खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पॉइंट ऑफ सेल बनाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। सदर चैम्बर जावेद इरशाद का कहना है कि टैक्स को इकट्ठा करने में हुकूमत संजीदा तो हुकूमत और ताजरों के दरमियान चैम्बर पुल का किरदार अदा कर सकता है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं आसिम सिद्दीक से। जी आसिम, सेल बनाए जा रहे हैं एफबीआर की जानिब से और ताजरों की सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन की जा रही है जिस पर ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात पाए जा रहे हैं और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जावेद इरशाद हमारे साथ मौजूद है। जावेद इरशाद साहब, क्या आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ताजरों को किस तरह से आप समझते हैं कि टैक्स कलेक्शन, अगर टैक्स कलेक्शन होगी तो अवाम में बेहतर होगी, प्रोजेक्ट्स अच्छे होंगे, तो क्या कहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो ताजरों को और चैम्बर ऑफ कॉमर्स को दरपेश है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आप पूछा है मसाइल किस जगह हैं, ताजरों को इस टाइम हुकूमत में तो हर जगह मसाइल हैं। ख़ास तौर पर ये पॉइंट ऑफ सेल बनाया जा रहा है, इससे मुझे नहीं समझ आती। जो सेल टैक्स लग रहा है ये तो एक आइटम पर मेरे ख्याल 2 से 3 मरतबा लग रहा है। जब 1 से 2-3 मरतबा सेल टैक्स एक ही आइटम पर लग जाएगा तो महंगाई कहाँ चली जाएगी। और अगर कुछ थोड़ी बहुत भी कलेक्शन में कागजात में गलती हो गई तो उसका सारा जिम्मेदार ताजर ठहरेंगे। मैं समझता हूं कि हुकूमत को कोई जामे पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे ताजर को भी कोई नुकसान ना हो और हुकूमत टैक्स भी इकट्ठा कर सके। अगर अब ताजर 30 नवंबर को एहतजाज पर जा रहे हैं तो हम पुल का किरदार अदा कर सकते हैं, उनके साथ मिलकर बैठ के इस बात को हल करवा सकते हैं। नहीं तो फिर जो चैम्बर है ये भी उनके साथ शामिल हो जाएगा और 30 नवंबर को हम भी इस्लामाबाद जाएंगे। बिल्कुल, 30 नवंबर को इस्लामाबाद जाया जाएगा। ताजरों के मसाइल के हल के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट और ताजरों के दरमियान पुल का किरदार अदा करने के हवाले से भी अपनी तजवीज़ पेश की गई है ताकि टैक्स ताजर देना चाहते हैं मगर टैक्स की वसूली का अंदाज जो है उसको बेहतर किया जाए। आसिम सिद्दीक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल अवान ने डीआईजी मोटरवे फिदा हुसैन से मुलाकात की है। मोटरवे के हिफाजती इकदाम बारे तबादला ख्याल भी किया गया। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जनूबी पंजाब से डीआईजी मोटरवे की मुलाकात हुई है। मुलाकात में मोटरवे के हिफाजती इकदाम बारे तबादला ख्याल किया गया। डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट और एआईजी डिसिप्लिन भी मुलाकात में मौजूद थे। मोटरवे को महफूज बनाना हमारी जिम्मेदारी है, एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब का ऐसा कहना है। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के मस्बत नताइज आए हैं। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी से हादसात की शरह कम हुई है। डीआईजी का ऐसा कहना है।
CCTV कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग भी की जाती है। खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने किए जाते हैं। DIG मोटरवे का ऐसा कहना था। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जनूबी पंजाब से DIG मोटरवे की मुलाकात हुई। मुलाकात में मोटरवे के हिफाजती इक़दामात बारे तबादला ख्याल भी किया गया। DIG एस्टेब्लिशमेंट और AIG डिसिप्लिन भी मुलाकात में मौजूद थे। मोटरवे को महफूज बनाना हमारी जिम्मेदारी है। एडिशनल IG जनूबी पंजाब का ऐसा कहना था। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के मुस्बत नताइज सामने आए हैं। लिया के बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत के खात्मे के लिए न्यूट्रिशन गार्डन के क़याम का आगाज़ कर दिया गया है। लिया के 7 स्कूल में 5000 फलदार पौधे भी लगाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर अजफर ज़ियाद ने गवर्नमेंट स्कूल 471 में न्यूट्रिशन गार्डन का इफ्तिताह कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर अजफर ज़ियाद का कहना था कि न्यूट्रिशन गार्डन के क़याम से दाखिला मुहिम की कामयाबी में मदद मिलेगी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद सरफराज। देखो लिया में बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत के खात्मे के हवाले से जिला निज़ामी जाने से बड़ा स्टेप दिखाया गया। सिलसिले के बाद की तो लिया के जो 7 स्कूल है ये वसी अराजी मादे थी, वहाँ पर न्यूट्रिशन गार्डन का क्या मुहिम लाया गया, जिसके अंदर 5000 से ज्यादा जो फलदार पौधे हैं वो लगाए जा रहे हैं, जिसके अंदर माल्टा है, साथ ही के जो मुख्तलिफ फलदार पौधे हैं वो लगाए जा रहे हैं ताकि बच्चे जो है जब स्कूल आए तो पढ़ाई के साथ साथ वो फल भी खा सकें, उनकी जो ग़िज़ाई किल्लत है उसका वो खात्मा किया जा सके। इस वजह से डिप्टी कमिश्नर लिया अजफर ज़ियाद ने 471 गवर्नमेंट हाई स्कूल के अंदर 471 हाई स्कूल के अंदर न्यूट्रिशन जो गवर्नमेंट का उसका एहसास किया और इस तरह से निकात किया जिसके अंदर महकमा तालीम के अफसरान के साथ साथ मतलब औरंगजेब और दीगर जो अफसरान वो भी यहाँ पर मौजूद थे और बाकायदा पौधे लगाने के साथ साथ बच्चों को इस वाले से आगाही भी दी गई। इस वजह से डिप्टी कमिश्नर को यही कहना था कि न्यूट्रिशन गार्डन के लगने से जहाँ पर बच्चों को जो है उनको कामयाब बनाने में मदद मिलेगी। यहीं पर बच्चे जो है जब स्कूल आएंगे तो स्कूल में तालीम के साथ साथ जब उनको फल मिलेंगे उससे उनकी जो ग़िज़ाई कीमत मदद मिलेगी। न्यूट्रिशन गार्डन का इफ्तिताह कर दिया गया है। सही जाहिद सरफराज, आपका शुक्रिया। खासा मुल्तान की नहली चामवाला मोहल्ले का सीवरेज सिस्टम तबाह हो चुका है। ताफून के बायस बीमारियां फैलने लगी हैं। इलाका मकीन शदीद परेशान है। इब्राहिम खान की रिपोर्ट देखिए। शहर के फैजी रोड को लगने वाला चाम वाले मोहल्ले के सीवरेज सिस्टम बैठ गया। गटरों के पानी के बायस बीमारियां फैलने लगी। गटर बंद है, घरों में पानी जाता है, हमें इतनी परेशानी है कि हम कुछ आपको बता नहीं सकते। जब पानी भरा होता है, कपड़े खराब, नमाज के लिए हम जा नहीं सकते, हमारे लिए तो बहुत मसला है। इलाका मकीनों का कहना था कि वासा वाले आते हैं, पैसे लेकर चले जाते हैं। शाम को गटरों का पानी घरों में दाखिल हो जाता है। असा बहुत सारे परेशान है। मेरे बच्चा सारे बच्चे कपड़े पलीत हो वेंदे, सब घर अंदर जुतियां भरी वेंदियां, जेड़ा मेहमान आता है बच्चे आते। अहले इलाका ने इंतजामिया से मोहल्ला अम वाले का सीवरेज सिस्टम बेहतर करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। इस्लाम और समाजी जिम्मेदारियां कैसे सरअंजाम दी जा सकती हैं। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया गया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं तैयब सैफ से। जी तैयब, बताइएगा। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में आज एक रोज़ा सेमिनार का इनेकाद किया गया है जिसमें इस्लाम और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से बात की गई है। तो इस मौलाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, कैसे समझते हैं कि जो तालीमी दरसगाहें हैं वो किस तरीके से किरदार अदा कर सकती हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इस्लाम के दरमियान क्या ताल्लुक बनता है? सबसे पहले तो हमें अपने कैरिकुलम पर गौर करना पड़ेगा और हमारे निसाब में वो बातें डालनी पड़ेंगी जिसे पढ़कर हमारे स्टूडेंट में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मज़ीद पैदा हो। हर कोई गैर जिम्मेदार नहीं है, जो जिम्मेदार हैं वो हैं, जिम्मेदारियाँ पूरी भी करते हैं और साथ ही साथ जो पढ़ाने वाले हैं इनको भी इस मामले में गौर करना पड़ेगा कि हमने क्या प्रोडक्ट देनी है। तो इंशाल्लाह मिलजुल कर कोशिश करेंगे तो अल्लाह ने चाहा सब बेहतरी हो जाएगी। तो आज एक तवील यहाँ पे बैठक हुई है, उस बैठक के अंदर तलबा ने भी शिरकत की है, साज़ा ने भी शिरकत की है और जो तमाम तलबा हैं उन्होंने इस तमाम तर मामले से काफ़ी सबक। सही तैयब, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खानेवाल ख़वातीन के हकूक़ की कवानीन आगाही और बच्चों से जबरी मुशक्क़त के कवानीन की आगाही पर काम करने वाले सहाफ़ियों की अवार्ड तकरीब डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में मुनक़िद हुई है। इसी हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं नदीम मुग़ल से। जी नदीम मुग़ल। एनजीओ की जानिब से जर्नलिस्ट अवार्ड का इनेकाद किया गया डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब खानेवाल में। इस पर मज़ीद हम बात करेंगे। शाहनवाज साहब हमारे से मौजूद हैं। जी सर, खासतौर पर ख़वातीन के हकूक़ हों या चाइल्ड वायलेंस के हवाले से जिन जर्नलिस्ट ने काम किया है, आज अवार्ड तकरीब, क्या पैगाम है?
बहुत बहुत शुक्रिया जी। इसका बुनियादी मकसद ये था कि हुकूमत की तरफ से बहुत सारी हेल्पलाइन मुतारिफ कराई गई हैं ताकि लोगों को इंसाफ फराहम किया जा सके। तो हमने यहाँ सहाफ़ी दोस्तों का एक ग्रुप बनाया था जिन्होंने मुख्तलिफ आर्टिकल लिखे हैं। जो पुलिस की हेल्पलाइन है 15 है, 1787 है, इसी तरह जो वुमेन की प्रोटेक्शन की हेल्पलाइन है 1043, और इसी तरह वुमेन सेफ्टी ऐप बनाई है जो सेफ सिटी अथॉरिटी ने। तो उन जर्नलिस्ट जिन्होंने ये काम किया उनके लिए आज अवार्ड की तकरीब का एहतमाम किया गया था। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं खानेवाल डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के कि उन दोस्तों ने बहुत शानदार काम किया है और इससे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई लोगों में इन हेल्पलाइंस के हवाले से। आपका बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल बेहतर काम करने वालों को जो सही सराहा नदीम, आपका शुक्रिया। मियांवाली क्रिकेट स्टेडियम में रेस्क्यू स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर फारूक खान ने बताया कि स्पोर्ट्स गाला का मकसद जवानों को ज़हनी तौर पर मुतहरिक रखना है। मजीद बात कर लेते हैं अख्तर मजाज से। जी अख्तर, बताइएगा। जी बिल्कुल, रेस्क्यू 1122 के जो एहलकार हैं उनकी जिस्मानी और जहनी वर्जिश के लिए यहाँ पे खेलों का इवेंट करवाया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रेस्क्यू सेफ्टी ऑफिसर फारूक साहब। आपसे सवाल से बात करते हैं। सर बताइएगा, कितने मैचेस हुए हैं, कितनी टीमें हुई हैं और ये कब इसका इख्तिताम होना है? सर थैंक यू। कल से हमने स्टार्ट किया था स्पोर्ट गाला का, यहाँ पे आगाज़ किया लड़कों की फिटनेस के हवाले से, और स्पेशली रूटीन जॉब से निकल के जब स्पोर्ट का मौका मिलता है तो रिलैक्सेशन भी आ जाती है और बंदा मेंटली सेटिस्फाइड हो जाता है। इसके साथ साथ बर्दाश्त का जज्बा पैदा होता है। यहाँ पे हमारी 4 टीम्स हैं और 5 इवेंट्स को ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, टग ऑफ वार है, क्रिकेट है और रेस है। और अभी तक हमारे बाकी इवेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज क्रिकेट का है और रेस का पेंडिंग है। अभी तक क्रिकेट का फर्स्ट मैच हो चुका है, उसमें कमर मुशानी से आने वाली हमारी जो टीम थी मेहमान टीम वो विनर है, और अभी जो सेकंड हाफ चल रहा है इसमें जो टीम विनर होगी इनका आपस में फाइनल होगा। जी, आपस में इनका फाइनल होगा। क्या समझते हैं आप, ऐसे जो खेलों के इवेंट होते हैं इदारों के अंदर, आप इसको किस एंगल से देखते हैं? थैंक यू सर। ये स्पोर्ट्स वाला 2021 जो रेस्क्यू 1122 की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट मियांवाली में, इसमें पहले जो फारूक साहब बड़ा डिटेल में ब्रीफ कर गए हैं कि हमारे पास 4 टीमें हैं डिस्ट्रिक्ट की और 5 इवेंट्स हैं। तो स्पोर्ट्स वाला बेसिकली हमारे जो रेस्क्यूअर्स हैं अपनी इमरजेंसीज को अटेंड करने के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी को भी वो इसमें शामिल करें ताकि वो उनकी फिटनेस लेवल जो है वो मेंटेन रहे। और फिटनेस लेवल मेंटेन रहे, क्या कहेंगे? यकीनी बात है फुटबॉल भी खेली है, वॉलीबॉल भी, क्रिकेट भी, कैसे लगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज्ड जो हमारा ये स्पोर्ट्स गाला है, बड़ा मज़ा आया है। सारे लड़कों ने बड़ा जोश के साथ पार्टिसिपेट किया है इसके अंदर, और मुकाबले हमारे जैसे कि 3 मुकाबले हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और लास्ट 2 जो हैं क्रिकेट और रेस अभी बाकी है। तो ये जैसे ही ये टीम विन जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि खूब इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि रेस्क्यूअर की जो लाइफ है इंतहाई टफ लाइफ है। 24 घंटे इमरजेंसी की सूरत में ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर थकावट का भी शिकार हो जाते हैं। स्पोर्ट्स गाला की सूरत में इनको ज़हनी रिफ्रेशमेंट का भी मौका मिलता है और खूब इंजॉय भी कर रहे हैं। सही अख्तर मजाज, आपका शुक्रिया। आप हमें अपडेट कर रहे थे। भक्कर में गवर्नमेंट हाई स्कूलों के सालाना स्पोर्ट्स मुकाबला जात का इफ्तिताह कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं असलम बलोच से। जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, बखर में गवर्नमेंट हाई स्कूल्स की तरफ से सालाना मुकाबला जात जो है वो शुरू हो चुके हैं। स्पोर्ट्स मुकाबला जात में जहां कबड्डी, वॉलीबॉल, रस्साकशी और दीगर मुकाबला जात कराए जा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है हेड मास्टर यहाँ पे हाई स्कूल के जो चेयरमैन भी हैं कमेटी के, उनसे जानते हैं कि औलख साहब से कि आप बताएं सर कि स्पोर्ट्स मुकाबला जात कब तक रहेंगे और कौन कौन से मुकाबला जात कराए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से ये मुकाबला जात शुरू हो चुके हैं। ये हेडमास्टर एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम जो है ना, पहले जोनल लेवल के मुकाबला जात हो रहे हैं, उसके बाद ज़िलाई लेवल के मुकाबला जात होंगे। और आज हमारी टीम ने रस्साकशी के अंदर और दौड़ के अंदर जो है ना वो पोजीशन भी हासिल की है। हम यहाँ पर इंतज़ाम और इंसराम जो है वो कर रहे हैं। इसमें कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और एथलेटिक्स वगैरह ये सारे मुकाबला जात जो है वो शामिल होंगे और जिलाई लेवल के मुकाबला जात 4 दिसंबर को जाकर इख्तिताम पजीर होंगे। आप बात सुन रहे थे हेडमास्टर हाई स्कूल मलिक मुनीर औलख साहब की। उनका ये कहना है कि स्पोर्ट्स मुकाबला जात सालाना वो शुरू हो चुके हैं, जिसकी हम कड़ी निगरानी भी कर रहे हैं। और आज हमारे स्कूल ने जो है वो रस्साकशी के मुकाबला जात और दौड़ के मुकाबला जात जो है वो जीत लिए हैं। हमारे तुलबा भी यहाँ पे खुश हैं और ये स्पोर्ट्स मुकाबला जात जो है वो जारी रहेंगे तहसील सतह पर और बाद फाइनल जो है वो जिले सतह पर जारी रहेगा। जी सही असलम बलोच, आपका शुक्रिया। आप हमें अपडेट कर रहे थे और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।